हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर यानी कि परिणाम मित्र के बारे में कि परिणाम मित्र क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, किन किन भागों में इसे बांटा जाता है, किस आधार पर इनको बांटा जाता है, वो सब जो है हम ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में अपने विस्तार से पढ़ते हैं। कल जो हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था ट्रांसफार्मर का, हमने जो है कल की पहली क्लास अपनी कंप्लीट करी थी। आज जो है परिणाम मित्र की अपनी दूसरी क्लास रहने वाली है। कल की क्लास में हमने क्या समझा था? कल की क्लास में हमने समझा था कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार से कार्य करता है, किस कोर्स क्या इसका कार्य सिद्धांत होता है, और मेन जो है इसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसके लीकेज फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, इसकी ईएमएफ इक्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, और जो मेन था वो था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में भी हमने जो है कल पढ़ लिया था। अगर आपने कल वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप कल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही जो आप ये आज वाली क्लास देखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये सेकंड क्लास देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। सबसे पहले तो इसका कार्य सिद्धांत ही जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कार्य सिद्धांत के बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप हरियाणा एलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस लगातार इस बैच से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। अगर आपको कोई फ्रेंड है वो भी जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ना चाहता है, वो भी हरियाणा एलएमएस या फिर सेंटर के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे डीआरडीओ हो गया, बीएआरसी, इसरो, डीएमआरसी, पीजीसीआईएल, तो उसको आप हमारे इस बैच के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच है इसमें जो मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा वो सेंटर के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज परिणाम मित्र का विभाजन, यानी कि परिणाम मित्र का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। ठीक है ना। देखिए, 6 आधार पर जो है परिणाम मित्र का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है आउटपुट वोल्टता के आधार पर, कोर संरचना के आधार पर, फेज की संख्या के आधार पर, व्यापारिक आधार पर, शीतलन के आधार पर, और आउटपुट क्षमता के आधार पर। इन 6 भागों में जो है परिणाम मित्र को बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले बात करें आउटपुट वोल्टता की। आउटपुट वोल्टता में दो हैं, एक तो स्टेप अप है, स्टेप अप, और एक स्टेप डाउन। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्टता होगी वो दो प्रकार की होगी। या तो स्टेप अप होगी। स्टेप अप का क्या मतलब है? हमने लो वोल्टेज दी और उसने उसको बढ़ाकर आउटपुट में दे दिया। एक होता है स्टेप डाउन, यानी कि उसने कम वोल्टेज ली और कम ज़्यादा वोल्टेज ली और उसको कम करके हमें दे दिया, वो होता है स्टेप डाउन। इन दो भागों में जो है परिणाम मित्र को वो आउटपुट के आधार पर बांटा गया है। अब बात करें कोर संरचना के आधार पर। कोर संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कोर प्रकार होता है। क्या? सबसे पहले तो कोर प्रकार ही होता है, फिर होता है सेल टाइप यानी कि सेल प्रकार का, और एक होता है बैरी प्रकार का, बैरी प्रकार। क्या है? कोर संरचना के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कोर, एक सेल टाइप होता है, एक बैरी टाइप होता है। आगे जो है इन सभी के बारे में ना विस्तार से पढ़ेंगे, जो इनके पार्ट है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर भी विस्तार में पढ़ेंगे, कोर संरचना के आधार पर कैसे है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब फेजों की संख्या के आधार पर बात करें, देखिए, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है 3 फेज। फेजों की संख्या के आधार पर क्या है? एक होता है सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे क्या है? आगे है व्यापारिक आधार पर। व्यापारिक आधार पर क्या मतलब है? एक तो होता है पावर ट्रांसफार्मर। कैसे? पावर ट्रांसफार्मर होता है एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के हो गए व्यापारिक आधार पर। एक तो होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर। व्यापारिक आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया। अब शीतलन के आधार पर, यानी कि वो जो ट्रांसफार्मर है वो उसे ठंडा कैसे किया जा सकता है, उसके आधार पर भी इसको बांटा गया है। देखिए, एक तो होता है नेचुरल, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक टाइप पर, प्राकृतिक प्रकार। एक होता है ऑयल, यानी कि तेल के द्वारा ठंडा करना। एक होता है वाटर के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा, वाटर के। एक होता है एयर प्रेशर। क्या होता है? एयर
प्रेशर। क्या शीतलन के आधार पर कैसे चार भागों में बांटा गया है? जैसे एक तो होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, एक होता है ऑयल यानी कि तेल के आधार तेल के साथ ठंडा करना, एक होता है जल यानी जल के साथ ठंडा करना, एक होता है एयर प्रेशर, हवा का जो है एक प्रेशर लगाकर दाब लगाकर ट्रांसफार्मर को ठंडा करना। शीतलन के आधार पर इन तरीकों से बांटा गया है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे क्या है? आगे है आउटपुट क्षमता के आधार पर। किसके आउटपुट क्षमता के आधार पर? एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हम सीटी पीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटी और पीटी। सीटी को करंट ट्रांसफार्मर और पीटी को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक सीटी एक पीटी। और आउटपुट क्षमता के आधार पर दो प्रकार कौन से हो गए? एक हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर, एक हो गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक ट्रांसफार्मर होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिससे स्व परिणाम मित्र बोलते हैं, स्व परिणाम मित्र, यानी कि वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? सेल्फ इंडक्टेंस। और जो ट्रांसफार्मर होते हैं जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के आधार पर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पर? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों आपको ये 6 भाग पता चल गए होंगे कौन कौन से 6 भागों में बांटा गया है, और इनके आगे भी मैंने आपको पार्ट बता दिए। अब जो इनके आगे के पार्ट है उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता के आधार पर मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है? देखिए, आपको इसके पहले एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसे बनता है इसका। देखिए, ये होगी एक कोर मान लेते हैं, इसको हम कोर मान लेते हैं। और कोर किस चीज की बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। जो ट्रांसफार्मर की सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब इसमें जो है मैंने यहां पर कर दी प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पर कर दी मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग। अब जहां से करंट ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, जहां से वोल्टेज दी जाती है, उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या? प्राइमरी वाइंडिंग। वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकती है और लो वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अब जो जहां से आउटपुट निकलता है उसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी जो है लो वोल्टेज प्रकार की हो सकती है या फिर हाई वोल्टेज प्रकार की हो सकती है। अब बात कर रहे हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। यहां से हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया इसके। क्या? यहां से हम वोल्टेज सोर्स देंगे इसके, यहां से जो है करंट जाएगा। ये जो कोयल है, ये वाइंडिंग है, ये अपना फ्लक्स उत्पन्न करती है। फ्लक्स कहां से? फ्लक्स ऐसे जाता है। फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये मतलब है कि मान लीजिए आपने यहां से 100 वोल्ट दी, प्राइमरी वाइंडिंग को 100 वोल्ट दी। अब सेकेंडरी वाइंडिंग अगर उसका 200 वोल्ट बनाकर हमें बाहर की ओर देता है, आउटपुट जो है 200 वोल्ट देता है, तो हम उसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप को बोला जाता है उच्चायक। हिंदी में क्या बोला जाता है? उच्चायक। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप, उसको उच्चायक बोला जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या किया इसने? 100 वोल्ट लेकर 200 वोल्ट आउटपुट में दे दी, इसको बोल दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो उसमें प्राइमरी में जो वो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? N2 ज़्यादा होते हैं N1 से, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होंगे। इसी वजह से जो है आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा निकलती है। उम्मीद आप सभी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना, सिंगल फेज की बात करें। क्या? सिंगल फेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही वाइंडिंग बनाई है ना मैंने। जो 3 फेज होंगी ना, उसमें 3 वाइंडिंग बनेगी। एक फेज लो वोल्टेज की भी 3 वाइंडिंग होगी, और हाई वोल्टेज यानी कि प्राइमरी भी 3 फेज होगी, और सेकेंडरी में भी 3 फेज यानी कि 3 वाइंडिंग बनाई जाएंगी, हर एक फेज की अलग अलग। ठीक है,
ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया ये सिंगल फेज का उदाहरण दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन में भी सेम टू सेम होता है। देखिए कोर बना दी एक, ये कोर बन गई। अब जो है इसके ऊपर हमने वाइंडिंग कर दी, ठीक है। ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए जो इसमें स्टेप अप में ट्रांसफार्मर में था ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, जिसको हम एलवी से डिनोट करते हैं। किससे? एलवी से, यानी कि लो वोल्टेज। प्राइमरी की होती है लो वोल्टेज और जो सेकेंडरी होती है वो होती है हाई वोल्टेज। अब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग को हमने करंट दिया यहाँ से, इसने यहाँ पर अपना फ्लक्स उत्पन्न कर दिया, जिसने सेकेंड जो वाइंडिंग है उसको काट दिया। अब जो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कम आएगी। जैसे मान लीजिए जो हमने प्राइमरी में 200 वोल्ट की वाइंडिंग दी, 200 वोल्ट दी करंट, तो उसने सेकेंडरी में कितना दिया? 100 वोल्ट मान लेते हैं, ये उदाहरण एग्जांपल है। 200 और आउटपुट में कितना दिया? 100 वोल्ट। यहाँ पर क्या है, इस ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को कम करके दिया, जिससे स्टेप डाउन नाम रखा गया इसका। क्या? स्टेप डाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। क्या है, प्राइमरी में इसने 200 वोल्ट दी, आउटपुट कितना दिया सेकेंडरी ने? 100 वोल्ट, यानी कि इसने वोल्टेज को कम करके दिया है। इस कंडीशन में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो एचवी प्रकार की होती है। किस प्रकार की? एचवी, यानी कि हाई वोल्टेज। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो होती है एलवी प्रकार की, यानी कि लो वोल्टेज। इतना समझ आ गया होगा आपको। जो प्राइमरी होती है वो हाई वोल्टेज होती है और जो सेकेंडरी होती है वो लो वोल्टेज होती है। अब इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी के वो ज्यादा होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग से, जब तो ये कम करके देगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होंगे वो कम ईएमएफ उत्पन्न होगा उसके अंदर, जिसके कारण जो है वो लो वोल्टेज रहेगा। इसलिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी में वो होते हैं ज्यादा और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो होते हैं कम। उम्मीद है आप सभी को जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अगला क्या है अपना, कोर संरचना के आधार पर। देखिए मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज के आधार पर बता दिया। अब हम समझेंगे कोर संरचना के आधार पर। देखिए कोर संरचना के आधार पर क्या होता है, यह परिणाम मित्र का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। सबसे प्रमुख अंग होता है ये जो कोर होती है, जो कि एक विद्युत चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय यानी कि सिलिकॉन स्टील जो है वो भी विद्युत चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। और सामान्यतः जो परिणाम मित्र में लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील करोड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका? जो ये कोर होती है वो क्या होती है, जिसे बोला जाता है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील करोड़ यानी कि कोर, ठीक है। कोर में भंवर द्वारा हानियों को कम करने के लिए पतली लैमिनेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सामान्यतः मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है। मैंने अपनी पिछली क्लास यानी कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको क्या है, भंवर द्वारा हानियों के बारे में विस्तार से पढ़ाया। क्या होती है भंवर द्वारा हानियां, ठीक है। भंवर द्वारा हानियां मैंने क्या बताया था, जो ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होने के कारण जो कोर है, कोर के अंदर भी एक करंट चलने लग जाता है, उसी को हम भंवर धारा कहते हैं। क्या? एडी करंट बोलते हैं। अब उस एडी करंट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर में लॉस पैदा कर रहा है। तो उसको कम कैसे करेंगे? जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ये नहीं है कि एक मोटी जो चादर होती है उसी का प्रयोग कर लिया कोर बनाने के लिए। उसके अंदर क्या होता है, पतली पतली पत्तियां जो है उनका प्रयोग किया जाता है। और इन पतलियों के ऊपर जो है वार्निश की जाती है। क्या? वार्निश की जाती है, ताकि जो है एडी करंट जो है इसमें पैदा ना हो। इसलिए 0.35 mm से 0.5 mm के बीच की इन पत्तियों का मोटाई होती है। इनके साइज से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पतली पत्तियां होती हैं। और ये पत्तियां जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कोर में हिस्टैरिसीस हानियां। कोर में हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए जो है सामान्यतः परिणाम मित्र कोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड यानी कि CRGO स्टील की बनी होती है। जो ये कोर बनाई जाती है वो CRGO पदार्थ की बनाई जाती है, यानी जो
पदार्थ तो सिलिकॉन स्टील होता है, लेकिन उसको CRGO ये एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड यानी कि CRGO स्टील की जो है ये परिणाम मात्रिक कोर बनी होती है। क्यों बनाई जाती है इस पदार्थ की? ताकि इसमें हिस्टैरिसीस हानियां ना हो। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए, मैंने आपको बताया था, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस स्थिरांक वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो कि सबसे अच्छा जो पदार्थ माना जाता है वो होता है सिलिकॉन स्टील। और एडी करंट को कम करने के लिए है क्या है, जो ये पत्तियां बनाई जाती है इनको बहुत पतले आकार का बनाया जाता है, यानी कि इनकी जो मोटाई होती है वो केवल 0.35 mm से 0.5 mm के बीच इनकी मोटाई को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे समझते हैं कि जो इसके प्रकार हैं, जैसे पहला प्रकार है कोर प्रकार का परिणाम मित्र। वो कैसा होता है? देखिए इसमें कोर किस प्रकार की बनती है, कोर बनती है इसमें, देखिए इस प्रकार की कोर जो है बनाई जाती है इसके अंदर। ये होता है कोर प्रकार का परिणाम मित्र। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर वाइंडिंग की जाती है। देखिए जो मैंने आपको पहले डायग्राम बनाया था, डायग्राम में मैंने आपको बताया इस प्रकार की, लेकिन ये होता है डायग्राम में दिखाने के लिए इस प्रकार की बनाई जाती है। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी। लेकिन जो रियलिटी होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे बनाई जाती है ये जो रियलिटी होती है, उसमें यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले तो जो ये कोर है, कोर को पूरी तरीके से इंसुलेट किया जाता है। क्या? जो ये कोर होती है, कोर को पहले अच्छी तरीके से इंसुलेट किया जाता है। उस इंसुलेट करने के ऊपर फिर उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। इंसुलेशन क्यों किया जाता है? ताकि जो ये जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग विद्युतीय रूप से इस कोर से ना जुड़े। विद्युतीय रूप से अलग करने के लिए जो है इसके ऊपर कुछ अलग पदार्थ लगाया जाता है, यानी कि विद्युत रोधन पदार्थ लगाया जाता है। उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। सबसे नीचे की जाती है एलवी वाइंडिंग। कौन सी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। जो कोर के नजदीक की जाती है वो होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब इस लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर जो है फिर से विद्युत रोधन लगाया जाता है। क्या है? फिर से विद्युत रोधन लगाया जाता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो इसी के ऊपर करनी होती है। इसी के ऊपर जो विद्युत रोधन लगा दिया उसके ऊपर की जाएगी फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर की जाती है। और जो दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है वो गीगा ओम में होता है। किसमें? गीगा ओम में। यानी कि बहुत ही ज्यादा मान होता है। यह मान लीजिए आप अनंत के आसपास मान होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में रेजिस्टेंस का। यानी कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपस में विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती, लेकिन मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती है। किससे रूप से? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती हैं, लेकिन विद्युतीय रूप से कभी नहीं जुड़ी होती। क्यों? क्योंकि जो पहले एलवी वाइंडिंग कर दी, लो वोल्टेज वाइंडिंग कर दी, उसके ऊपर विद्युत रोधन लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। इसी प्रकार ये दूसरा जो लिंब है इसके ऊपर होता है, पहले यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग बना दी, फिर उसके ऊपर विद्युत रोधन लगा दिया, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है कोर प्रकार का परिणाम मित्र तैयार किया जाता है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, जो ये कोर होती है, ये कोर जो है पतली पतली पत्तियां को बनाई जाती है। और ये जो पतली पतली पत्तियां होती है किस आकार में बनाई जाती है? वो या तो एल के आकार की बनाई जाती है, या फिर यू के आकार की बनाई जाती है, या फिर ऐसे आई की आकार की बनाई जाती है। ये देखिए, ये यू बनाएंगे तो ये इस तरीके से लग जाएगा। इसमें एक यू इधर लग गया और एक यू ऐसे लग गया। इसमें इस प्रकार से यू बनाया जाता है। एल भी बना देंगे ऐसे। देखिए एक मिनट, एल भी बना देंगे ऐसे। ठीक है ना, इधर से ऐसे। इस प्रकार से जो है पतली पतली पत्तियों की ये कोर बनाई जाती है। और आप सभी को जो है कोर प्रकार, जो कोर टाइप है वो समझ आ गया होगा किस किस तरीके से बनाया जाता है। अब जो इसके मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्या है? जो इस ये पत्तियां ये कोर बनाई जाती है वो एल, यू या फिर आई के डिजाइन की बनाई जाती है। और इसमें कोर टाइप में दो लिंब होते हैं और एक चुंबकीय पथ होता है। एक मिनट देखिए, दो लिंब होते हैं, दो लिंब। एक लिंब तो ये हो गया इसका
और एक लिंब हो गया ये। अब दोनों लिंबों पर जो है इन्होंने वाइंडिंग कर देते हैं, दोनों लिंबों पर वाइंडिंग कर देते हैं। और दो तो लिंब हो गए, और फ्लक्स का जो पथ होगा वो केवल एक होगा। जैसे जो के पथ कौन सा हो गया, ये वाला। जो फ्लक्स का जो पथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो केवल एक होता है, और जो लिंब होते हैं वो दो होते हैं। दो लिंब और एक चुंबकीय पथ होता है। और जो ये कोर प्रकार का जो है ट्रांसफार्मर, इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान ज्यादा होता है। किसका? लीकेज फ्लक्स का मान जो है इसमें ज्यादा होता है। वो किस तरीके से? देखिए, जो इसमें कोर होती है ना, कोर वाइंडिंग के द्वारा घिरी रहती है। इसके अंदर कॉपर की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि इस जो एक कोर प्रकार का होता है ना, इसमें वाइंडिंग ज्यादा दिखती है, कोर कम दिखती है। इसके अंदर कोर क्या है? कम दिखती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान ज्यादा होता है, क्योंकि जो वाइंडिंग है वो कोर को ढक कर, जो कोर ये वाइंडिंग होती है ना, ये कोर को ढक कर रखती है। अब मान लीजिए जो इसका फ्लक्स होगा वो इधर उधर भी जाएगा, ऐसे इधर उधर भी जाएगा इसका फ्लक्स, तो इसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। जरूरी नहीं है जो फ्लक्स होगा वो इसी रास्ते से जाएगा, वो अपना अलग रास्ता भी टो सकता है। इसलिए इसमें जो लीकेज फ्लक्स का मान होता है वो ज्यादा होता है, किसमें? कोर प्रकार वाले इसमें ट्रांसफार्मर में। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। और जो इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग, वो आपको समझ आ गया। वो इसमें सबसे नीचे लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों की जाती है कोर के पास? ताकि इसमें इंसुलेशन की जरूरत कम हो। किसकी? इंसुलेशन की। इंसुलेशन यानी कि विद्युत रोधी की आवश्यकता कम हो, इसलिए जो कोर के पास जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। क्योंकि जो लो वोल्टेज होगा उसमें विद्युत रोधी की आवश्यकता कम होगी, इसलिए जो है नीचे कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है कोर से दूर की जाती है। और दूर इसलिए भी की जाती है क्योंकि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो स्थायित्व हो जाती है। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है कोर से दूर इसलिए की जाती है ताकि उसका स्थायित्व बना रहे। क्या बना रहे? स्थायित्व बना रहे। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। और जो ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो है कॉपर हानि अधिक होती है, और जो आयरन लॉस होते हैं वो कम होते हैं। क्या? जो कॉपर लॉस होते हैं वो अधिक होते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो इसमें कॉपर की आवश्यकता भी अधिक होती है कोर वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोर होती है वो वाइंडिंग होती है वो कोर को ढक कर रखती है, इसलिए इसमें कॉपर की आवश्यकता कम होती है। और आयरन लॉस कम होते हैं। आयरन लॉस यहाँ पर कोर के लॉस से मतलब है। यहाँ पर आयरन लॉस का क्या मतलब है? यहाँ पर कोर के लॉस से मतलब है। तो आप ध्यान रखना, कॉपर लॉस ज्यादा होता है और आयरन लॉस कम होता है। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है उच्च उच्च वोल्टेज पर, एक मिनट देखिए, इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां पर? हाई वोल्टेज पर लो आउटपुट पावर के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज पर लो आउटपुट पावर के लिए जो है कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह था कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। अब समझते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्या? सेल प्रकार का, यानी कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए ये बनाया किस तरीके से जाता है वो देख लेते हैं पहले तो। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है सेल टाइप बनाई जाती है, सेल कोर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें वाइंडिंग कहां पर की जाती है? इसमें वाइंडिंग जो है बीच वाले लिंब पर की जाती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है इस पर वाइंडिंग की जाती है सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में। इसमें जो ये पत्तियां बनाई जाती है कोर बनाने के लिए, वो किस प्रकार की होती है? या तो वो ई प्रकार की होगी, या फिर आई प्रकार की होगी, या फिर टी प्रकार की होगी, या फिर यू आकार की होती हैं। पतली पतली पत्तियां जो है ई, आई, टी और यू प्रकार आकार की बनाई जाती हैं। इस तरीके से जो है सेल टाइप का ट्रांसफार्मर बनता है। इसके अंदर क्या होते हैं? तीन लिंब होते हैं। एक लिंब ये हो गया, दूसरा लिंब ये हो गया, और तीसरा लिंब ये हो गया। लेकिन जो इसमें फ्लक्स का जो पथ होता है वो दो होते हैं। देखिए किस तरीके से,
जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स चलता है वो एक तो चलेगा इधर से ऐसे, और एक फ्लक्स का पथ होता है ऐसे, एक फ्लक्स पथ होता है ऐसे। और वाइंडिंग कहां पर की जाती है, वाइंडिंग की जाती है यहां पर बीच में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। जो इसमें क्या होते हैं, 3 लिंब होते हैं और 2 चुंबकीय पथ होते हैं। और जो इसके अंदर जो बीच वाला जो लिंब होता है ये अन्य 2 लिंबों से ज्यादा मोटा होता है, यानी ज्यादा चौड़ा होता है। ये आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये इस लिंब की चौड़ाई जो है ज्यादा है और इन लिंबों की चौड़ाई जो है कम है। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो बीच वाला लिंब होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है क्षेत्रफल में, यानी कि बीच वाले का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होता है। 3 लिंब होते हैं और 2 चुंबकीय पथ होते हैं। और वाइंडिंग कहां पर की जाती है, वाइंडिंग की जाती है बीच वाले पथ, बीच वाले लिंब पर, जो इसमें वाइंडिंग की जाती है। और जो ये सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान जो है कम होता है। लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स का मान जो है कम होता है इसमें सेल टाइप में। क्यों, वो भी देख लीजिए। क्योंकि जो इसमें वाइंडिंग है, वाइंडिंग कोर के द्वारा ढकी जाती है, कोर के द्वारा घिरी रहती है। इसमें क्या था, जो कोर वाला था, कोर में जो है वाइंडिंग बाहर वाले इस पर लिंबो पर की जाती है, फ्लक्स इधर उधर चला जाता है। लेकिन जो सेल टाइप है इसमें क्या है, इसमें जो फ्लक्स पैदा होगा वो कहां जाएगा, इधर ही जाएगा। ये लिंब के इसके कोर के अंदर ही रहेगा, कोर के अंदर ही रहेगा ना ये जो फ्लक्स होगा। क्यों, क्योंकि जो इसमें वाइंडिंग है वो बीच वाले लिंब पर की जाती है। इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं लीकेज फ्लक्स का मान कम होता है, क्योंकि जो वाइंडिंग है वो कोर के द्वारा ढकी रहती है। क्या रहता है, जो वाइंडिंग होती है वो कोर के द्वारा ढकी रहती है। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी सवाल कि लीकेज फ्लक्स का मान क्यों कम होता है, तो वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा क्योंकि जो वाइंडिंग है वो कोर के द्वारा ढकी रहती है, इसलिए। लेकिन इसमें इसकी सेल टाइप की ना एक कमी होती है, क्या, कि अगर इसमें कोई फॉल्ट हो जाए, इसकी वाइंडिंग में कोई फॉल्ट हो जाए ना, तो उस फॉल्ट को ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है इसके अंदर। क्या होता है, जो इसके अंदर कोई वाइंडिंग में फॉल्ट हो गया तो उस फॉल्ट को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये इसलिए। अब आगे क्या है देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर और सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। अब जो है हम इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। मेन चीज है जो अब हम ही पढ़ेंगे। देखिए, चुंबकीय परिपथ के को देखते हैं। चुंबकीय परिपथ में क्या अंतर होता है इसके अंदर, इसमें एकल चुंबकीय परिपथ होता है और एक श्रृंखला के रूप में होता है। हमने क्या पढ़ा, जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर 2 लिंब और एक चुंबकीय पथ होता है। लेकिन सेल प्रकार में हमने क्या पढ़ा, इसमें डबल चुंबकीय परिपथ होता है, जो कि एक दूसरे के समांतर में होता है, जो कि समांतर में होते हैं। निर्माण, इसमें जो कोर वाइंडिंग द्वारा ढकी रहती है, इसमें जो कोर होती है वो वाइंडिंग के द्वारा ढकी रहती है। लेकिन जो सेल प्रकार है इसमें वाइंडिंग जो है कोर द्वारा घिरी रहती है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, इसमें वाइंडिंग कोर के द्वारा घिरी रही, लेकिन इसमें जो कोर है इसमें वाइंडिंग द्वारा घिरी रही। और वाइंडिंग प्रकार, वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है, कोर प्रकार में जो है कंसेंट्रिक या फिर बेलना प्रकार वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये 3rd नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट। क्या है, इसमें जो वाइंडिंग होती है वो कंसेंट्रिक या फिर बेलनाकार प्रकार की जाती है। लेकिन जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर सैंडविच या फिर डिस्क प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, वहां पर ऑप्शन आया हुआ था सैंडविच प्रकार की। ठीक है, कॉपर वाइंडिंग, इसमें अधिक तांबर की आवश्यकता होती है कोर वाले में, क्योंकि कोर वाइंडिंग द्वारा गिरी रहती है। लेकिन सेल में क्या होता है, सेल में कम तांबे की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग ही कोर के द्वारा गिरी रहती है। वाइंडिंग क्या है, कोर के द्वारा घिरी रहती है। आगे क्या है, वोल्टेज प्रचालन, इसमें जो कोर वाला होता है सामान्यतः उच्च वोल्टता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, हाई वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है कोर वाले का। और सेल प्रकार का लो और मीडियम वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पर, लो या फिर मीडियम वोल्टेज पर जो है प्रयोग किया जाता है सेल प्रकार का। लिंब की बात करें तो उस कोर वाले में जो है 2 लिंब होते हैं और सेल वाले में 3 लिंब होते हैं, 3 लिंब होते हैं। इंसुलेशन जो है, कोर वाले में अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है,
लेकिन जो सेल वाला है इसमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम इंसुलेशन की आवश्यकता। रख रखाव की बात करें तो कोर वाला कम रख रखाव की आवश्यकता होती है कोर वाले में, लेकिन सेल वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है। कोर वाले की मरम्मत करना आसान होता है, लेकिन सेल वाले की मरम्मत करना मुश्किल काम होता है। एक बार फॉल्ट हो जाए तो उस फॉल्ट को सुधारना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उत्पादन की बात करें तो यह कम आउटपुट पावर देता है कोर वाला, लेकिन जो सेल वाला है वो उच्च उत्पादन शक्ति देता है, यानी कि हाई जनरेशन पावर देता है। हानियों की बात करें तो इसमें ताम्र हानियां अधिक होती है और लोह हानियां कम होती हैं। ताम्र हानियां अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें तांबे की आवश्यकता भी अधिक होती है, और जो सेल है उसमें ताम्र हानियां कम और लोह हानियां अधिक होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दक्षता की बात करें तो कोर वाले की दक्षता कम होती है, लेकिन जो सेल टाइप होता है उसकी दक्षता उच्च होती है, एफिशिएंसी जो है हाई होती है। और लीकेज फ्लक्स की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, लीकेज फ्लक्स का मान तो अधिक होता है कोर वाले के अंदर, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग है कोर को ढक कर रखती है। लेकिन जो अगर बात करते हैं यहाँ पर सेल टाइप वाले की, सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स का मान कम रहता है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग बीच में की जाती है, इसलिए फ्लक्स इधर उधर ना जा कर अपने पथ पर ही बहता रहता है। तो दोस्तों ये था कोर और सेल प्रकार के बीच में क्या क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया। अब हम समझते हैं बैरी टाइप वाला। क्या? बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ये देखिए इसमें ये लिंब होता है। लिंब कौन से है इसके अंदर? ये वाले लिंब है इसके अंदर। अनेक लिंब का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिंब जो है बहुत सारे होते हैं। अगर लिंब बहुत सारे हैं तो फ्लक्स के पथ भी बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है। अगर लिंब ज्यादा हैं तो फ्लक्स के पथ भी ज्यादा होंगे इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर दो से ज्यादा लिंब होते हैं और दो से ज्यादा ही फ्लक्स के पथ होते हैं। ये पूरी एक कोर है, ठीक है। ये जो है कोर होती है ये। अब यहां पर जो है पहले नीचे कौन सी वाइंडिंग की जाएगी? इसमें पीछे नीचे की जाएगी एलवी वाइंडिंग, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग। नीचे की जाती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर की जाती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और एक दूसरे के ऊपर क्या है, यहाँ पर विद्युत रोधन का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि ये एक दूसरे को विद्युतीय रूप से कनेक्ट ना हो। एक दूसरे से विद्युतीय रूप से कनेक्ट ना होने के लिए इसके ऊपर विद्युत रोधन का प्रयोग किया जाता है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, ये इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है बैरी टाइप का। ये जो कोर होती है मैग्नेटिक कोर होती है। वाइंडिंग कौन सी की जाती है? सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। जो बैरी टाइप में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? बेलनाकार प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, यानी कि सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। ऊपर की जाती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, नीचे की जाती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब इसके जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या होते हैं। इसमें कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेम की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरती है। जो क्या कहता है, सभी फ्रेम की भुजा, देखिए सभी फ्रेम जो है ये फ्रेम हो गए, इनकी जो एक भुजा है, ये नीचे वाली भुजा मेन भाग से गुजरती है। ये देखिए सभी फ्रेम की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरती है। मुख्य कोर पर प्राथमिक वाइंडिंग तथा इसके ऊपर द्वितीयक वाइंडिंग की जाती है। मुख्य कोर यानी कि जो ये वाली कोर होती है बीच वाली, एक मिनट जो अलग कलर से दिखाता हूं, जो ये वाली कोर होती है, ये कोर होती है मेन कोर, मुख्य कोर। इसी के ऊपर जो है वाइंडिंग की जाती है। पहले प्राथमिक वाइंडिंग की जाएगी, उसके ऊपर द्वितीयक वाइंडिंग की जाती है। आगे क्या है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के पथ दो से ज्यादा होते हैं और दो से ज्यादा ही इसमें लिंब होते हैं। कोर में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम रहता है, अर्थात सेल प्रकार और कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर से कम रहता है। क्या कहता है, इसमें जो लीकेज फ्लक्स का मान है, लीकेज फ्लक्स का मान है वो इसके अंदर बहुत ही कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पथ होते हैं चुंबकीय फ्लक्स के, और इसमें लिंब भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो फ्लक्स होता है, मान लीजिए वो इधर उधर भी जाएगा। अगर मान लीजिए इधर आएगा तो वो दूसरे लिंब में आ जाएगा, इधर आएगा दूसरे लिंब में आ जाएगा। इसलिए जो इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान है वो कोर प्रकार से और सेल प्रकार वाले ट्रांसफार्मर से बहुत ही कम रहता है। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। और जो बैरी टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनका प्रयोग जो है हाई पावर के लिए किया जाता है। किसके लिए? हाई पावर के लिए।
यानी कि उच्च शक्ति के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफार्मर है उसको किन भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों में इनको बांटा गया है। हमने आउटपुट के आधार पर विस्तार से पढ़ लिया, कोर संरचना के आधार पर विस्तार से पढ़ लिया। कल की हम क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फेज की संख्या, व्यापारिक के आधार पर, शीतलन के आधार पर और आउटपुट क्षमता के आधार पर। ये 2 हमने कवर कर लिए हैं और ये 4 रह गए, ये हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई दोस्त है वो भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहता है, उसके पास हमारी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।